तो फाइनली दोस्तों हम हाजिर हो गए हैं एक और नए मैथमेटिक्स के लेसन प्लान के साथ। अब तक दोस्तों हमने 6 प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकरण वाला है ज्यामिति आकृतियाँ। सबसे पहले आपको क्या डालना होता है, विद्यालय का नाम डालना होता है, जो भी विद्यालय आपका है। उच्च माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक डालेंगे। उच्च प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक डालेंगे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। दिनांक आपको डालना है जिस दिन इंटर्नशिप स्कूल में आपकी प्रेजेंट लगी हो। और देन उसके बाद सब्जेक्ट आपको डालना है मैथमेटिक्स, यहाँ पर डाल देना है। और कक्षा 5 के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। और समयावधि देखिए, आप जो पीरियड आपका है उसका टाइम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और देन उसके बाद हमारा प्रकरण आ जाता है ज्यामिति आकृतियाँ। यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापिका का नाम जयश्री है, आप अपना नाम यहाँ पर लिखिए। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, इतने काट छाट तो आप कर ही सकते हैं। देन उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट नीचे हम यहाँ पर आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए शिक्षण उद्देश्य, यहाँ पर प्रकरण स्टार्ट हो रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले आप यहाँ पर पाठ विश्लेषण भी लिख सकते हैं। पाठ का जो शिक्षण बिंदु हैं, किन बिंदुओं पर पाठ का प्रकरण हमें जोड़ देना है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेन बात तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि यार ये अलग अलग आप प्लान्स कैसे बता रहे हो। तो जो सारे प्लान्स हैं वो आपको खुद को ही बनाने होते हैं, और जो सबका दिमाग अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि कोई सेम टू सेम इधर से उधर कॉपी कर लेंगे आप। तो थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉइंट्स को ऐड करने की, और ठीक तरीके से मतलब कि जो अब देखिए 5th क्लास के बच्चों को हम प्रकरण समझाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको जीरो लेवल से चलना है, नीचे से जितनी हो सके उतनी सरल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेम टू सेम ही सारे प्लान्स बनाने हैं कि यहाँ पर यार पाठ विश्लेषण ही आना चाहिए, यहाँ पर वो ही आना चाहिए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे के इधर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण उद्देश्य आपको एक कॉलम बना देना है। दूसरा कॉलम जो है वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का आपको बना देना है। देन उसके बाद देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, तो छात्र ज्यामिति से संबंधित तथ्यों का पुनः स्मरण कर सकेंगे। छात्र ज्यामिति से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा जो है अवबोधात्मक उद्देश्य, तो अवबोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है यहाँ पर कि छात्र ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित गहनताओं में परस्पर विभेद कर सकेंगे। छात्र ज्यामितीय आकृतियों की व्याख्या कर सकेंगे। और यहाँ पर देखिए ज्ञानापयोगी उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला पॉइंट है यहाँ पर, छात्र ज्यामिति से संबंधित तथ्यों का अवलोकन व विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र ज्यामितीय आकृतियों का दैनिक जीवन में उपयोग करना व प्रयोग में लेना सीख सकेंगे। छात्र ज्यामिति से संबंधित ज्ञान का निर्णय ले सकेंगे। तो इस तरह से पॉइंट्स आपको ऐड कर देने हैं। और देन उसके बाद आ जाता है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में आपको यहाँ पर लिखना है कि छात्र ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न चार्ट मॉडल आदि पर प्रदर्शित कर सकेंगे। और देन उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि छात्र ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित चित्रों व विषय वस्तुओं को श्यामपट्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे। देन उसके बाद 5वां पॉइंट है अभिरुचि उद्देश्य में। तो अभिरुचि उद्देश्य में आप यहाँ पर ऐड कर देंगे कि छात्र ज्यामिति से संबंधित विभिन्न पक्षों व तथ्यों पर विचार कर सकेंगे। छात्र ज्यामिति का विश्लेषणात्मक व विस्तृतात्मक अध्ययन कर सकेंगे। देन उसके बाद 6वां पॉइंट है अभिवृत्ति का। अभिवृत्ति में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि छात्र ज्यामितीय आकृति व उसके सूत्रों की सहायता से अनेक गणितीय प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकेंगे। छात्र ज्यामितीय विकास का आमजन में फैलाव व उसका प्रयोग कर सकने का दृष्टिकोण रख सकेंगे। तो इस तरह से देखिए, आप अगर सारणी बना करके नहीं लिखना चाहते हैं तो पिछले लेसन प्लान्स की तरह आप पॉइंट टू पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारणी ही बनाएं, आप अपने हिसाब से कोई भी नया आइडिया यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री की कितनी, जो प्रकरण को समझाने के लिए आपने कितनी सामग्रियों का उपयोग यहाँ पर लिया है। तो श्यामपट्ट का, चौक का, डस्टर का और संकेतक का आदि का हमने यहाँ पर उपयोग लिया है। शिक्षण अधिगम विधियाँ, किन विधियों का आपने अपने शिक्षण में प्रयोग किया है। तो प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया है, व्याख्यान विधि का किया है और प्रदर्शन विधि का। तो यहाँ सरल विधियाँ हैं, आप आराम से इनके अर्थ भी समझ गए होंगे। आगे देखिए शिक्षण अधिगम बिंदु यहाँ पर आ गया है। तो त्रिभुज, आयत और वृत्त के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और आगे देखिए पूर्व ज्ञान के बारे में हम बाकी लेसन प्लान में भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उस प्रकरण के बारे में ऑलरेडी बच्चों को कितनी जानकारी है उसका पता लगाने के लिए हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, और हमें ये जानकारी हो पाएगी कि बच्चों को इतना तो पता है और इतना सिखाना है। सही है। तो यहाँ पर देखिए छात्र ज्यामिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, और प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं आदि के विषय में जानकारी देने वाला कौन सा शास्त्र है। तो खगोल शास्त्र है।
खगोल शास्त्र में विस्तृत अध्ययन सामान्यतः किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? गणितीय विषय के अंतर्गत। गणित के किस भाग में आकृति से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ज्यामिति में। और ज्यामिति से संबंधित आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो ज्यामितीय आकृतियाँ कहलाती है। ज्यामितीय आकृतियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इतनी ज़्यादा जानकारी बच्चों को नहीं है या फिर एक दो बच्चों ने ही बताया है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न यहाँ पर हो गया है। और देखिए यहाँ पर आपको जो प्रश्न है सारे एक दूसरे से रिलेट करवाने हैं कि एक दूसरे से संबंधित बच्चों को प्रश्न के उत्तर देने में आसानी हो। अब आ गया है हमारे सामने यहाँ पर उद्देश्य कथन की। अच्छा बच्चों, आज हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना सब कर देने के बाद बारी आती है प्रस्तुतिकरण की, पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाना है। सबसे पहले आपको सारणी बनानी है। सारणी में देखिए पहला बिंदु है यहाँ पर शिक्षण बिंदु, और शिक्षण बिंदु के दौरान दूसरा बॉक्स आपको बनाना है छात्र अध्यापिका क्रिया या कथन, या आप कर सकते हैं कार्यविधि, या फिर आप यहाँ पर गतिविधि भी कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए छात्र क्रिया, यानी कि बच्चों की इसके बारे में क्या क्रिया है, क्या जवाब वो बच्चे देते हैं, क्या ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो वो सब बातें यहाँ पर होंगी। और शामपट कार्य आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नैन इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा त्रिभुज आपने यहाँ पर डाल दिया है। त्रिभुज पॉइंट डाल देने के बाद अब क्या करेंगे, त्रिभुज से रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? तो रेखा बनती है या भुजा बनती है। तीन या अधिक भुजाओं को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है? तो एक आकृति बनती है। तीन या अधिक भुजाओं से को मिलाने पर, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने तीन को मिला दिया है तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया है। चार को हम मिलाएंगे तो वृत्त बन जाएगा या आयत बन जाएगा। तो इस तरह से आकृति एक बन गई है। और यहाँ पर अब बारी आती है छात्र अध्यापिका कथन की। तो त्रिभुज के बारे में, तीन भुजाओं से बंद घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भुजाओं को आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रकरण समझेंगे और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रकरण को समझेंगे। और इतना सब प्रकरण को समझा देने के बाद बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आप यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर श्यामपट कार्य वाला अगर हटा करके यहाँ पर आप मूल्यांकन करके ये बोधात्मक प्रश्न वाला इधर भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। बोधात्मक प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं जो अभी आपने देखिए त्रिभुज अपने बच्चों को सिखा दिया है। अब त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे तो जो सारी बातें आपने इस बच्चों को सिखाई है वो उनके मस्तिष्क में घूमने लगेगी, यार अभी हाँ अभी ये पढ़ा था, अभी ये पढ़ा था। तो इस तरह से बच्चों को दिमाग में बातें सारी घूमने लगेगी। पहले देखिए पहला प्रश्न है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो त्रिभुज कहलाती है। दूसरा देखिए त्रिभुज में कोणों की संख्या व योग बताइए। तो तीन कोण हैं और यहाँ पर देखिए 180 डिग्री के कोण यहाँ पर बनते हैं तीनों। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं और प्रकार हमने अभी देख लिए हैं। यहाँ पर देखिए आगे विकासात्मक प्रश्न दूसरा जो है आयत के बारे में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, दो रेखाओं के कटान बिंदु पर क्या बनता है? तो कोण बनता है। और समकोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। इतनी सब जानकारियाँ बच्चों को दे देने के बाद यहाँ पर देखिए आयत के बारे में छात्र अध्यापिका कथन दे रही है कि आयत चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की जो भुजा है बराबर हो व चारों कोण 90 डिग्री के हों। आयत कहलाता है। अगर आयत की चारों भुजाएं बराबर हों तो वह आकृति वर्ग कहलाएगी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है और आयत इस तरह से बनाने की बजाय वो इस तरह से चौकोर यहाँ पर बना देते हैं। तो ये आयत नहीं है, ये वर्ग कहलाएगा। ये है आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो इस तरह से आपको बच्चों को श्यामपट्ट पर चित्र बनाते हुए आपको सिखाना है। आगे देखिए आयत व वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री यहाँ पर होता है। इतना सब कर देने के बाद देखिए यहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं कि ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, कुछ प्रश्न आप यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप यहाँ पर श्यामपट्ट वाला ये बॉक्स अभी किसी काम का यहाँ पर नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप इसको हटा करके यहाँ पर आप मूल्यांकन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और बोधात्मक प्रश्न को इधर भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर यहीं पर भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, आयत में कौन सी भुजाएं परस्पर बराबर होती है? तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत वर्ग कब बन जाता है? जब चारों भुजाएं बराबर हो जाती है। तीसरा पॉइंट हमारे सामने आ जाता है वृत्त का। तो वृत्त के बारे में देखिए विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बिंदुओं की एक क्रम में जमाने पर क्या बनता है? तो बिंदु पथ बनता है। बिंदु पथ में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो पता नहीं होता है क्योंकि अनंत होती है, क्योंकि काफ़ी सारे बिंदु हैं, गिनना पड़ेगा, गिनने के बाद हमें पता चलेगा। तो बिंदु पथ में बिंदुओं की संख्या जो है अनंत होती है। यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका का कथन है कि किसी भी बिंदु का एक समतलीय भाग पर उस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ
वर्त कहलाता है। बिंदुपथ व्रत कहलाता है। यहाँ पर देखिए व्रत का केंद्र भाग केंद्र बिंदु कहलाता है और बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत की परिधि कहलाता है। दोनों के बीच की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। इतना सब शास्त्र अध्यापक कथन दे रहा है और यहाँ पर देखिए सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रकरण को समझेंगे। आगे देखिए यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहला है कि व्रत कैसी आकृति है, तो समतलीय आकृति है। व्रत का केंद्र भाग क्या कहलाता है, तो केंद्र बिंदु कहलाता है। त्रिज्या क्या है, तो व्रत का केंद्र व परिधि के बीच की दूरी है। यहाँ पर इस तरह से आप बच्चों को समझा देंगे। कुछ प्रश्न बच्चों से आपने पूछे और बच्चों ने उनके आंसर अगर ठीक से दिए हैं तो ठीक है, वरना आप उन्हें पूरा एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाएंगे। और यहाँ पर पूरा प्रकरण तीनों पॉइंट समझा देने के बाद आप मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि तीनों भुजाओं से बंधगिरी आकृति क्या कहलाती है। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप प्रश्न ऐड कर देंगे। और देन उसके बाद देखिए हमारा क्या पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य का। गृह कार्य हम क्यों देते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले जो लेसन प्लान्स हैं उनमें ठीक तरीके से समझा दिया था कि बच्चों को जो प्रकरण हमने स्कूल में सिखाया है उसको बच्चे घर जाकर के उसका रिवीजन कर सकें। उसके लिए हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, ज्यामितीय आकृति क्या होती है, प्रमुख ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग व्रत का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस तरह से कोई और भी प्रश्न हम प्रकरण से संबंधित बच्चों को दे सकते हैं ताकि बच्चे घर जाकर के उस प्रकरण का रिवीजन कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 7वां लेसन प्लान भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो से बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से PDF का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और कोई भी डाउट रहता है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ।